पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। रात के 9:30 बजे और वक्त हो गया है 20 मिनट 20 खबर का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर की पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे सिर्फ 1 मिनट की रिपोर्ट में। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबर के साथ। तो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी से पहले सहकारी समिति कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनकी मांग है कि साल 2021 से लंबित वार्षिक वेतन वृद्धि को लागू किया जाए। देखिए रिपोर्ट। धान खरीदी शुरू होने से पहले ही सहकारी समिति कर्मचारी कामबंद हड़ताल पर हैं। जिला सहकारी केंद्र बैंक कर्मचारी संघ रायपुर के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इनकी मांग है कि साल 2021 से लंबित वार्षिक वेतन वृद्धि को दिया जाए। बैंक कर्मचारी 29 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। बैंक कर्मी रोजाना 1-1 घंटे काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग पूरी न होने पर महासमुंद की 16 शाखाओं के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उधर जगदलपुर में सहकारी समितियों के मैनेजर के साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के द्वारा भी हड़ताल की जा रही है, जिसके चलते धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था बिगड़ चुकी है। उनकी मांग है कि सरकार उन्हें सुखद राशि प्रदान करे। साथ ही धान खरीदी केंद्रों में काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटरों को 12 महीने की सैलरी दी जाए। इधर अंबिकापुर में भी समिति प्रबंधक हड़ताल पर हैं, लेकिन सरगुजा जिले में कलेक्टर ने धान खरीदी प्रभावित न हो इसके लिए समितियों का जिम्मा कर्मचारियों और अधिकारियों को सौंप दिया है। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भी अस्थायी नियुक्ति कर दी गई है। तो छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होनी है, लेकिन इससे पहले सहकारी समितियों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की हड़ताल पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि हड़ताल करना उनका अधिकार है। हर स्तर पर बात हुई है। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कलेक्टर को अधिकार दिया गया है। सरकार किसानों का नुकसान नहीं होने देगी। इस वक्त हमारे साथ आप देखें कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी हैं। नेताम जी, कांग्रेस कह रही है धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था अभी से देखी जा रही है। कांग्रेस के आरोप कितने हद तक सही हैं? बिल्कुल निराधार और बेतुका आरोप लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार किसानों के लिए जितना चिंता करते हुए काम कर रही है, उनके लिए ही हमारी सरकार ने नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सही किसानों का जो उपज है उसे अच्छी मार्केट मिल सके, उसको उस किसान को सही कीमत मिल सके। कांग्रेस को इसलिए तकलीफ हो रही है कि उनके जितने भी तन फंद करने वाले अवैध रूप से बाहर की धान को ला करके यहाँ खपाने वाले, उनका दाल गल नहीं रहा है। माता पिता अपने बच्चों को इस उम्मीद से स्कूल भेजते हैं कि वो पढ़ लिख कर तरक्की करेंगे, उनका नाम रोशन करेंगे, लेकिन स्कूल की टीचर ही यदि गलत पढ़ाए तो फिर क्या होगा। वाड्रफ नगर के एक स्कूल में टीचर का ज्ञान देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे और ये सोचेंगे कि भाई इन्हें टीचर किसने बना दिया है। ये हम दावा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। वाड्रफ नगर के कोकवार गांव के प्राथमिक शाला मचान डांड में टीचर ऐसे पढ़ाते हैं: संडे की जगह सैंडे, वेडनेसडे की जगह विनेसडे, और बच्चों को यही दोहरा भी रहे हैं। इतना ही नहीं, नोज की जगह नो, ईयर की जगह एयरे और आई की जगह IEY लिख रहे हैं, जिन्हें नौनिहाल अपनी कॉपी में उतार भी रहे हैं। इस स्कूल में 2 टीचर हैं, एक गलत पढ़ाते हैं तो दूसरा टीचर शराब के नशे में स्कूल आकर सो जाता है। इस बच्चे के स्कूलों का भविष्य क्या होगा, अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इधर प्रशासन जांच का दावा कर रही है। बेसिक भाषा, जैसे बोलचाल की भाषा में किसको क्या बोला जाता है, यानी कि सप्ताह के नाम, यही सब गलत। जैसे घर का निर्माण होता है तो न्यू जैसे रखा जाता है, न्यू अगर बिगड़ जाएगा तो बच्चे लोगों का भविष्य भी बिगड़ जाएगा। और इस प्रकार से जो मीडिया में तथ्य आ रहे हैं शिक्षा की गुणवत्ता को लेके और शराब के सेवन को लेके, इसके बारे में इनका जो विस्तृत जांच रिपोर्ट है वो मंगाई गई है। सरगुजा में एक बार फिर दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां झूठे प्यार की कहानी ने एक मासूम जिंदगी को मौत की नींद सुला दिया। 4 महीने पहले लापता हुई किशोरी की लाश जब जंगल के पत्थरों के नीचे से बरामद हुई तो पूरा इलाका सन्न रह गया। देखिए,
खूनी खेल की खौफनाक साजिश की रिपोर्ट। सरगुजा के बतौली थाना इलाके की तस्वीरें वारदात की खौफनाक साजिश की पूरी कहानी बयां कर रही है, जहां एक नाबालिग ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी ने पहले नाबालिग लड़की से झूठे प्यार का नाटक किया, फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने जंगल ले जाकर उसकी हत्या कर दी और फिर पहचान छिपाने के लिए शव को पत्थरों के बीच दफना दिया। जांच के बाद आखिरकार पुलिस उस जगह तक पहुंची जहां लड़की का कंकाल, कपड़े और बैग दबे हुए मिले। मृतका की मां दोषी को कड़ी सजा देने की मांग कर रही है। लड़की ने उसको दबाव डाला कि तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी करो, तो ये उससे शादी करना नहीं चाहता था। झांसी में दे करके उसको घुमाने के बहाने लाया, पहाड़ वाला जंगल है वहाँ पर, उसका गला दबा करके उसकी हत्या किया। चारी अपने पुलिस कब्जे में है। लड़की 3 महीना पहले से बरसाते घरी ले क्या मोर लड़की ला मैं खोजना चाहत, मोर लड़की के जान से बदला जाए। देश भर में शादियों का सीजन चल रहा है और शादी के मौके पर सब अलग ही खुमारी में रहते हैं, लेकिन अगर आपके घर में शादी है तो आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि मेहमान के भेष में अब चोर शादियों में दाखिल हो रहे हैं और ना सिर्फ खाना खा रहे हैं बल्कि सामान की चोरी भी कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। रायपुर की गुड़ियारी की एक शादी में ऐसा ही हुआ। शातिर चोर सूट बूट में मेहमान बनकर चोरी करने पहुंच रहे हैं, जहां चोरों ने नकदी समेत लाखों रुपए पार कर दिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मध्य प्रदेश से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये चोर अक्सर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आकर रायपुर, दुर्ग, भिलाई में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। रायपुर पुलिस ने लोगों से अपील की है ऐसे चोरों से सावधान रहें। साथ ही अनजान व्यक्ति को शादी समारोह में प्रवेश न करने के लिए भी अपील की है। पुलिस ने होटल और फार्म हाउस संचालकों को भी निर्देश दिए हैं कि सभी कार्यक्रमों में सीसीटीवी कैमरे, पहचान पत्र जांच और सुरक्षा गार्ड की तैनाती अनिवार्य करें। रायपुर पुलिस के द्वारा ऐसे सभी जगहों में जहां शादी होना रहता है उनको भी सभी को सीसीटीवी फुटेज लगाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, पूर्व में अभी भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो आयोजक लोग हैं उनको सतर्क रहने और इस प्रकार से कोई भी नए आदमी दिखने पर उसके त्वरित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को देने के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। बीजापुर से स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां 24 अक्टूबर को किए गए आंखों के ऑपरेशन के बाद 9 मरीजों के आंखों की रोशनी चली गई। आनन फानन में उन्हें रायपुर रेफर किया गया है और अब सरकार ने फैसला लिया है कि 3 सदस्यीय जांच कमेटी 3 दिन के अंदर सरकार के सामने रिपोर्ट पेश करेगी। बीजापुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद कई लोगों की आंख की रोशनी चले जाने का मामला गर्माता जा रहा है। 9 मरीजों को रायपुर रेफर किया गया है। दरअसल मामले में सिविल सर्जन रत्ना ठाकुर ने बताया कि ऑपरेशन के बाद सभी मरीजों की आंखों में संक्रमण की समस्या आई, जिसके बाद हालात बिगड़ने पर उन्हें तत्काल रायपुर रेफर किया गया। 9 मरीजों में 1 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल हैं। इस पर मेकाहारा के अस्पताल अधीक्षक क्या कहते हैं, आप भी सुने। जो बीजापुर से आज सुबह 9 मरीज आए हैं। बीजापुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हुई थी 24 तारीख को, तो पिछले महीने की 24 तारीख को हुई थी। आज 9 मरीज आए हैं, उसमें से 1 की स्थिति तो अच्छी है और बाकी 8 मरीज में इन्फेक्शन है आँखों में। तो जिसके प्रारंभिक स्तर में डॉक्टर निधि पांडे, छोटी ऑप्थेल्मोलॉजी, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि उनकी सर्जरी की है। इन्फेक्शन एंटीबायोटिक आवश्यकता अनुसार चालू कर दी गई है और ज़रूरत पड़ने पर उनकी अगर सर्जरी करनी पड़ी तो उनका आवश्यकता अनुसार सर्जरी की जाएगी इन्फेक्शन को कम करने के लिए। बिलासपुर रेल हादसे के बाद 13 लोगों की मौत हो गई थी और इसके बाद लगातार घायलों का इलाज शहर के अलग अलग अस्पतालों में जारी है, लेकिन इलाज के दौरान एक और घायल ने दम तोड़ दिया और मृतकों का आंकड़ा 14 तक जा पहुंचा है। बताया जा रहा है कि कोटमी सुनार और जयराम नगर स्टेशन के बीच की ये घटना है। अचानक तीनों ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर आ जाने की जानकारी मिलने पर यात्री सहम गए। कई यात्री सुरक्षा की वजह से ट्रेन से नीचे उतर आए। हालांकि रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तुरंत कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। इस पर बिलासपुर रेलवे जोन के सीपीआरओ ने बताया कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली की सामान्य परिचालन है, ये रूटीन प्रक्रिया है, अफवाहों से बचे, यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है। इधर रेल हादसों को लेकर एसईसीआर के 5 विभागों के अधिकारियों की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में बताया गया कि ट्रेन गतौरा स्टेशन से रवाना होने के बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। इससे पहले के स्टेशनों में ये ट्रेन 76 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड पर थी।
बालोद में पुलिस ने एक कार से 3 करोड़ रुपए नगद बरामद किए। ये रकम कार में बनाई गई सीक्रेट चैम्बर में छिपा कर रखी गई थी। कार में सवार 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जब्त की गई कार महाराष्ट्र पासिंग की है। बालोद के गुंडरदेही में मुखबिर की सूचना पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार सवार तेज गति से भागने लगे, लेकिन नाकाबंदी कर कार को रोक लिया गया। तलाशी में कार की सीट के नीचे चैम्बर बनाया गया था। ये चैम्बर लॉक सिस्टम से ऑपरेट होता था। इसके अंदर नोटों को रखा गया था। पुलिस ने कार से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो गुजरात और मुंबई के निवासी हैं। ये दोनों कार को रायपुर से धमतरी होते हुए नागपुर ले जा रहे थे। पड़की भाट बाईपास पे इस गाड़ी को घेराबंदी करके पकड़ने में सफलता मिली है, जिसे गवाहों के समक्ष जब्ती तलाशी लेने पर उसमें भारी मात्रा में रकम प्राप्त हुआ है। आईटी का टीम को भी इसकी सूचना देकर उनके माध्यम से भी कार्रवाई कराई जाएगी। गाड़ी में 2 लोग थे, वो दोनों से अभी पूछताछ जारी है। इधर बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के बाद मचे बवाल के बाद सरगुजा आईजी ने 4 पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया, लेकिन इसके बाद भी परिजनों का आक्रोश कम नहीं हुआ है। परिजन डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने को तैयार ही नहीं है। डेड बॉडी बीते 4 दिनों से राजपुर के शमशान घाट में फ्रीजर में रखी हुई है और पुलिस की टीम 24 घंटे शव की पहरेदारी कर रही है। चोरी के आरोप में कोतवाली पुलिस की टीम और साइबर पुलिस की टीम सीतापुर से उमेश सिंह को पूछताछ के लिए बलरामपुर ला रही थी और संदेहास्पद स्थिति में उसकी मौत हो गई थी। आज मर्चुरी रूम में उसे रखा गया और आप देख सकते हैं पुलिस की टीम लगातार उसकी डेड बॉडी की रखवाली कर रही है। यहाँ पर मर्चुरी रूम में फ्रीजर में उसकी डेड बॉडी को रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस की टीम लगातार उस डेड बॉडी की सुरक्षा अभी कर रही है, ताकि उसे कम से कम डेड बॉडी को सुरक्षित रखा जा सके। और सीतापुर जहाँ उसका नकरा ग्राम पंचायत उसका गृह ग्राम में, वहाँ पर पुलिस की टीम और जो अन्य प्रशासन की टीम में लगातार बातचीत कर रही है परिजनों से, ताकि जो उसके डेड बॉडी का है अंतिम संस्कार हो सके। प्लास्टिक में अभी भी उसकी डेड बॉडी लिपटी हुई है और अंतिम संस्कार का इंतजार अभी तक किया जा रहा है कि किसी तरह डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो सके। आप देख पा रहे होंगे, मैं ये दृश्य दिखाना चाहूँगा। जो पुलिस की जो टीम है, सीएएफ की जवान है, जो 12-12 घंटे यानी 2 शिफ्ट में लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। ये पुलिस के ऊपर प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की प्रताड़ना से उसकी मौत हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश किए गए हैं। और इधर शराब घोटाले मामले में एक बार फिर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ा झटका लगा है। उनकी रिमांड एक बार फिर से 26 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। तो बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 26 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। यह आदेश ईओडब्ल्यू और एसीबी की विशेष अदालत ने सुनाया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जांच एजेंसी की दलीलें सुनी और उसके बाद कहा कि केस के दस्तावेज और गवाहों की रिपोर्ट की समीक्षा अभी भी की जा रही है। इसी वजह से अदालत ने चैतन्य बघेल को फिलहाल 26 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में ही रखने का आदेश दिया है। बीते दिनों कोर्ट ने उन्हें प्रारंभिक पूछताछ के बाद जेल भेज दिया था, जहां उनके साथ लगातार पूछताछ हो रही है। नए खुलासे हो रहे हैं और उसके बूते कई गिरफ्तारियां भी हुई है। अभी फिलहाल वो न्यायिक रिमांड पर हैं। ईओडब्ल्यू एसीबी ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में कई बड़े सरकारी अधिकारी, कारोबारी, राजनेताओं से पूछताछ की है। एजेंसी के मुताबिक इस घोटाले में राज्य के आबकारी विभाग की खरीद प्रक्रिया से जुड़ी कई अनियमितता के सबूत मिले हैं। चैतन्य बघेल की भूमिका को लेकर एजेंसी अब दस्तावेजों और बयानों का मिलान कर रही है। बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में मंगलवार को हुए पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने घायल नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के तारलागोड़ा और अन्नापुरम के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी जवानों की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन में निकली हुई थी, जहां मंगलवार की दोपहर घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ लगभग 2 घंटे तक चली, जिसके बाद नक्सली भाग खड़े हुए। वहीं घटनास्थल से गोली लगने से घायल नक्सली को गिरफ्तार किया गया है, जिसका प्राथमिक उपचार करने के बाद बीजापुर अस्पताल में उसे भर्ती किया गया, जहाँ उसका इलाज जारी है। जिला बीजापुर की सीमावर्ती इलाका तालागुड़ा अन्नापुरम क्षेत्र में एक और अभियान के दौरान सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत एक घायल माओवादी हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ और उनको उपचार जारी है। जिस आसपास इलाका में भी सर्चिंग जारी है। उसके कंप्लीट होने के बाद और संपूर्ण विवरण जानकारी प्राप्त हो सकता है।
और अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों का। भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा में कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाकर भाजपा पर निशाना साधा है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया और हारे हुए प्रत्याशी को खुली चुनौती भी दे डाली। रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया पर कांग्रेस ने फिर सवाल खड़े किए हैं। इधर भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा में हार का सामना करने वाले पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के सबूत प्रदेश कांग्रेस को दिए गए हैं। ये दस्तावेज जीतू पटवारी के जरिए राहुल गांधी के पास पहुंचेंगे और इसके बाद प्रदेश में वोट चोरी होने का पर्दाफाश होगा। हालांकि बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने पीसी शर्मा के आरोपों को झूठा बताया। दक्षिण पश्चिम 152 में भी लगभग 20,000 वोटों की चोरी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है और हमने आम लोगों से दस्तखत करा के भी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को दिया है, जो राहुल जी को देंगे। कि बौखलाहट ये बताती है कि हम पचा नहीं पा रहे हैं कि हार गए। आप अपनी असफलता को स्वीकार करो कि जनता ने आपको पूरी तरीके से नकार दिया। 16,000 के वोटों से आप हारे हो श्रीमान। आप राहुल गांधी जी को नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी सूची को दे दो। इधर दिल्ली में हुए धमाके की जांच के दौरान सामने आई अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मध्य प्रदेश का महू कनेक्शन सामने आया है। यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का नाम इंदौर जिले के महू से कनेक्शन जुड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। जानकारी के मुताबिक जवाद सिद्दीकी मूल रूप से महू का रहने वाला है। करीब 25 साल पहले उसका परिवार महू छोड़कर दिल्ली चला गया था। सूत्रों के अनुसार जवाद के भाई पर महू में धोखाधड़ी का एक केस दर्ज होने की जानकारी भी सामने आई है। फिलहाल महू पुलिस जवाद और उसके परिवार से जुड़े तमाम पुराने रिकॉर्ड खंगालने में जुटी हुई है। हालांकि अब तक जवाद सिद्दीकी का दिल्ली धमाके से कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया, लेकिन अल-फलाह यूनिवर्सिटी से उसके जुड़े होने और यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर के जुड़ने के चलते जवाद का नाम भी सामने आया है। पुलिस और जांच एजेंसी अब जवाद के पुराने संपर्कों और वित्तीय लेन देन की भी तहकीकात में जुटी हुई है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी इकट्ठे कर रहे हैं, हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं और कौन लोग यहाँ रहे थे या नहीं रहे थे। इसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करके हम इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी विस्तृत जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हम लोग इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हम इकट्ठे कर रहे हैं। उज्जैन में साल 2028 में होने वाले सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने लैंड पुलिंग योजना के तहत स्थायी निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन कई जगह किसान इस योजना का विरोध भी कर रहे हैं। एमपी सरकार ने लैंड पुलिंग योजना के तहत स्थायी निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उज्जैन क्षेत्र के कुछ किसान इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि कई किसान इसका समर्थन कर रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी महाराज का कहना है कि सिंहस्थ क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण का विवाद अब समाप्त हो चुका है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार अब केवल इच्छुक और सहमति देने वाले किसानों की भूमि ही अधिकृत की जाएगी। उज्जैन कलेक्टर ने भी पुष्टि करते हुए बताया कि केवल उन्हीं किसानों की जमीन अधिकृत की जाएगी जो इसके लिए सहमति देंगे। विरोध तो भैया ये है कि इसमें क्या राजनीति है। विरोध तो ऐसा कुछ है नहीं विशेष। लैंड पुलिंग नहीं करेंगे तो जो सिंहस्थ में जो यात्रीगण आएंगे, साधु संत आएंगे, वो कहाँ रुकेंगे? क्योंकि शासन ने स्पष्ट आदेश दे दिया है कि बिना सहमति के किसी की ली नहीं जाएगी। तो जब नहीं ली जाएगी तो लैंड पुलिंग हुई कहाँ? ये तो मामला स्वतः समाप्त हो गया है। 4 TPS में जो भी भूमि स्वामी लिखित सहमति अपनी नहीं देंगे, उनकी जो जमीन है वो इस योजना में नहीं ली जाएगी जब तक वो लिखित सहमति नहीं देते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख बहनों को तोहफा दिया। 1250 की जगह अब उनके अकाउंट में 1,500 रुपए ट्रांसफर किए। सिवनी में लाडली बहना योजना की राशि ट्रांसफर करने के बाद सीएम ने ऐलान किया कि रोजगार परक कार्य करने पर महिलाओं को 5,000 रुपए देंगे। धीरे धीरे बहनों को 5,000 रुपए देना चाहते हैं। बहनों की आर्थिक स्थिति मजबूत करते हुए धीरे धीरे करके हम राशि बढ़ाते जाएंगे। हमारी बहनों को सच में 1250 से 1500 होने की बधाई देता हूँ। अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि वादा तो 3,000 रुपए का था, लेकिन अभी 1,500 रुपए ही किए हैं और अगले महीने इतना देंगे, इसकी भी क्या गारंटी। अगर 3,000 का आपने वादा किया, मोदी गारंटी दे 3,000 दो ना। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। लाडली बहनों को अब 1,500 रुपए महीना मिलेगा, कांग्रेस फिक्र ना करे। 1,500 रुपए महीना बहनों को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये इसका उदाहरण है। कांग्रेस फिक्र नहीं करे।
इंदौर में लव जिहाद फंडिंग केस का मामला अब सियासी तूल पकड़ रहा है। नगर निगम के कांग्रेस पार्षद पद से निष्कासित किए गए अनवर कादरी को लेकर कांग्रेस कोर्ट जाने की तैयारी में। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की पार्षदी रद्द होने के बाद कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश बताई है। पार्टी का कहना है कि जांच पूरी नहीं हुई, लेकिन बीजेपी ने राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में कार्रवाई कर दी। आपको बता दें, कादरी पर लव जिहाद फंडिंग केस में कई आरोपों के सबूत सामने आने के बाद पार्षदी खत्म करने के लिए नगर निगम परिषद ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया था, जिसके बाद संभागायुक्त ने प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए उनकी पार्षदी खत्म कर दी थी। सारे सर्कमटेंसेस ये कहते हैं कि आप लोग कुल मिलाकर ताकत का दुरुपयोग करके लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया, जो कि मुझे लगता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक नहीं है। वहीं इंदौर मेयर का कहना है कि इन आरोपों के बाद कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की। कांग्रेस को तो पहले कोर्ट जाने के पहले जनता को, समाज को और मीडिया को ये बताना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के पार्षद बनने के बाद और पार्षद बनने के बाद जिस तरह का कृत्य उन्होंने किया है, उस पर पार्टी ने क्या कार्रवाई की है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं मध्य प्रदेश के वेदर अपडेट के साथ। ठंड के शुरुआती दिनों में ही मध्य प्रदेश में ठंड अपने चरम पर है। देश का 8वां सबसे सर्द शहर बन चुका भोपाल पिछले 4 दिनों से लगातार कोल्ड वेव की चपेट में है। बर्फीली हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, इंदौर, शहडोल और जबलपुर में सीवियर कोल्ड वेव अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश के 16 जिलों में कोल्ड वेव की संभावना जताई गई है। राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, रीवा, बालाघाट और नौगांव में भी तेज शीतलहर चलने के आसार हैं। पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी का असर सीधे मध्य प्रदेश के मौसम पर दिख रहा है, जिससे आमजन को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह शाम विशेष सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि यदि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो अपने घरों से ठंड के समय खास तौर पर सुबह और शाम को घर से बाहर ना निकले